subscribed and fully paid. Subscribed but not fully paid. तो ये पहले वाली कैटेगरी में कब लिखा जाता है, सेकंड कैटेगरी में कब लिखा जाता है, इस पे चर्चा है। आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके काफी सारे, तब उसमें करेंगे। बाकी डाउट आया तो अभी देखते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया है, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 2, टोटल 10। पहले जो कॉलम है ये कॉल्ड है, ये पैसा मंगाया। दूसरा है रिसीव्ड, ये पैसा आया। सारे इंस्टॉलमेंट मंगा ली, सारे इंस्टॉलमेंट आ गई। तो बताइए फर्स्ट कैटेगरी में लिखेंगे कि सेकंड कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी में लिखेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट मंगाई, 2 इंस्टॉलमेंट आए, कौन सी कैटेगरी में लिखो? दोनों में। सेकंड वाली में कब लिखते हैं सर? फर्स्ट वाले में कब लिखते हैं? तब लिखते हैं फर्स्ट वाली। मतलब मैं फिलहाल मैं एक ही शेयर की बात कर रहा हूँ ना, मैं एक ही शेयर की बात कर रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पास एक शेयर है और ये सिचुएशन है कि हमने मंगा ली उससे 3 इंस्टॉलमेंट और उसने सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट पे करी है, एक इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी। इसको कहाँ लिखा जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप में या एंड फुल्ली पेड अप में? बताइए। नॉट फुल्ली पेड अप में। सर एंड फुल्ली पेड अप में कब आता है? जब फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया हो और इसी के बराबर पैसा आ गया हो। ऐसा तो नहीं है इस क्वेश्चन में, इसके बराबर पैसा नहीं आया ना? यस सर। तो नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। यस सर। समझ पा रही है ये बात? यस। डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नो सर। अब किधर आएगा? सेकंड। नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा कि सर फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा तो लिया लेकिन उसके बराबर पैसा आया नहीं। यस सर। नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा, पक्की बात है। यस। अब बताइए फर्स्ट कैटेगरी की सेकंड कैटेगरी? दोनों। आ क्या आपसे? सेकंड कैटेगरी। देखो दोनों एक्चुअली क्यों मैंने क्वेश्चन है एग्जांपल एक ही शेयर का लिया है, क्वेश्चन में एक ही शेयर है, सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसलिए दोनों नहीं आंसर आएगा। तो फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट बोथ में कब आएगा? तो क्वेश्चन बोला होगा इतने सारे शेयर हैं, इसमें तो कुछ ने सारे पैसे दे दिए, कुछ ने नहीं दिए, तो बनाते ना कैटेगरी दो। तो मैं आपको एक ही केस दे रहा हूं, एक ही शेयर उसका तो सिचुएशन है, तो उनका आंसर पक्का नहीं आएगा, है ना? ऐसा मतलब एक ही पर्सन उसके पास 1000 शेयर, उसी की बात कर रहा हूं बस। दोनों तो पक्का नहीं आएगा, या तो ऊपर या नीचे। जो लोग आंसर दे रहे हो आप लोग फर्स्ट पता क्यों दे रहे हो आप लोग? इससे जितना पैसा मंगाया पूरा आ गया, जितना पैसा मंगाया पूरा आ गया, इसलिए आप लोग फर्स्ट आंसर दे रहे हो। आप ये तो देखेंगे, ये क्यों नहीं देख रहे? दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को ना यहां पर लिख के दिखाऊं आपको, तो फेस वैल्यू की जगह मैं 10 लिखूंगा, कॉल्ड अप की जगह मैं 8 लिखूंगा और रिसीव्ड की जगह मैं 8। बताओ कहां इक्वल है तीनों? तो फर्स्ट कैटेगरी क्यों? समझ आ रही है बात? सेकंड में आएगा ये वाला भी, ये वाला भी सेकंड में आएगा। फर्स्ट में कब आता है? जब फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया हो और उसके बराबर पैसा आ गया हो। ये तीनों बातें सेट होनी चाहिए, सही है? अब बताइए सेकंड। ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं। और सारे केस हो गए तो बताओ क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है। इसमें तभी आता है जब फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया, उसके बराबर पैसा, मतलब आगे कुछ आना ही नहीं है फ्यूचर में। फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है फुल एंड फाइनल, तभी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है। थोड़ा सा भी पैसा पेंडिंग है, चाहे हमने मंगाया नहीं चाहे उसने दिया नहीं, किसी भी वजह से थोड़ा बहुत अगर पेंडिंग है तो ही सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक। चलिए सुनिए ध्यान से।
सर कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू कर रही है, तो उस पैसे का क्या करेगी कंपनी? उस पैसे से बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे और फिर बिजनेस आगे स्टार्ट कर, ऐसे ही होगा। मतलब कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा ले रही है शेयर्स इशू करके, और उस पैसे को मशीन के ओनर को या बिल्डिंग के ओनर को दे देती है और उससे मशीन या बिल्डिंग ले लेती है, ऐसा ही होगा। सारा अमाउंट नहीं देंगे, स्प्लिट करेंगे अमाउंट को। 1 करोड़ रुपए दी तो 20 लाख की बिल्डिंग ली, 10 लाख का फर्नीचर लिया, बाकी कुछ और गुड्स लिए, कुछ कैश भी रखा वगैरह, ऐसा ही होगा। तो कंपनी ऐसा सोचती है कि मैं लॉन्ग प्रोसीजर क्यों फॉलो करूं कि पहले पब्लिक से पैसा लूं, फिर वो पैसा मशीन वाले को दूं, मशीन से मशीन लूं। अगर ऐसा करें कि मशीन वाले से बात कर लें कि तुम हमें मशीन दे दो, बदले में शेयर्स ले लो, 20 लाख की मशीन दे दो और 20 लाख रुपए के शेयर्स ले लो, तो हमारा प्रोसेस बच जाएगा, पब्लिक इशू का प्रोसेस बच जाएगा, ब्रोकर का कमीशन बच जाएगा, एड का खर्चा बच जाएगा। अगर मशीन वाला एग्री हो जाता है और कंपनी एग्री है तो किसको क्या दिक्कत है? तो सेम सिचुएशन पढ़ रहे हैं जी आज का टॉपिक हम। आज के टॉपिक में क्या हो रहा है कि हम पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहे। सर अगर शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो देखो जिस टाइम हम शेयर उसको देंगे उस टाइम पर हम एग्री करेंगे कि हमारी कंपनी के हिसाब से, हमारी कंपनी की रेपुटेशन है, हमारे शेयर की वैल्यू मान लो 15 रुपए, 10 रुपए के शेयर आपको 15 में देंगे, आज की बेस हम तय करेंगे। अब ये भी देखो, वो ये भी तो कर सकता है कि मान लो हमने उसको शेयर्स दे दिए, वो शेयर्स तुरंत बेच दे हमारे रेट में, उसी रेट में, ये भी तो कर सकता है वो। समझ में आ रही बात? कंपनी खुद के शेयर मार्केट में नहीं बेच सकती ना, कंपनी तो खुद के शेयर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इशू कर सकती है या पब्लिक में इशू कर सकती है। कंपनी अपनी शेयर्स के मार्केट में नहीं खेल सकती कि परचेज से परचेज, वो एक इन्वेस्टर ही कर सकता है। इनका डाउट ये था कि सर मान लीजिए मैंने एक मशीन वाले को, मतलब ये मशीन वाले के एंगल से सोच रही हैं कि सर एक मशीन वाले ने 20 लाख के शेयर्स ले दिए और मशीन दे दी, कल को रेट कम हो गया उसके तो उसको लॉस हो जाएगा। उसका आंसर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि 20 लाख के उसके पास शेयर्स आ गए, आज की वैल्यू 20 लाख है, चाहे तो उसको आज ही बेच दे, 20 लाख मिल जाएंगे उसको कैश। अगर उसको लगता है कि इस कंपनी में बढ़ने का स्कोप है तो वो पैसा रिटेन करके रखेगा उस कंपनी के शेयर्स में, उस टाइम वो 20 लाख की वैल्यू 30 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए। लेकिन अगर वो रिस्क ले सकता है तो रिस्क घटने का भी रिस्क होता है। तो कंपनी से तो तय हो गया ना कि आज आपको इतने शेयर्स दे देंगे, फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, वो तो रिस्क ओनर का, मशीन वाले का, कोई सोच कर ही एग्री करेगा टर्म्स में। समझ गई बात? चलिए, टर्म्स कंडीशन क्या रहते हैं जी? हमारा काम नहीं है उसका, हम अकाउंटेंट है। एग्रीमेंट होने के बाद ही हमें बताया जाएगा कि भाई इस पर्सन को हमने शेयर्स इशू करे हैं और बदले में हमने मशीन ली है और आप रिकॉर्डिंग कर लो बस। ठीक है जी? चलिए सिचुएशन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। ए लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 12 लाख फ्रॉम राम लिमिटेड। मैं अकाउंटेंट किसका हूं, ए लिमिटेड का या राम लिमिटेड का? ए लिमिटेड का, क्योंकि मशीन बेचने की एंट्री थोड़ी ना इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर शेयर्स इशू करने की एंट्री। ये हमारा वेंडर है जिससे मशीन खरीद रहे हैं और हम ए लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं, हम मशीन लेने के बदले में इसको शेयर्स इशू करेंगे। ए लिमिटेड इशूड 1,20,000 shares of rupees 10 each, बदले में शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है? अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन की चैप्टर जो है शेयर्स का नहीं, लेकिन नॉर्मल 11th क्लास की जनरल एंट्री है सपोज, तो एंट्री कैसे होनी चाहिए सर इसकी? सर मशीनरी एसेट इंक्रीज डेबिट, क्रेडिटर इंक्रीज क्रेडिट। यस सर। और कुछ दिन के बाद हम इसको पेमेंट कर देते हैं, अगर क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, कैश असेट डिक्रीज। अगर नॉर्मल चैप्टर है, मान लीजिए 11th क्लास का, कि मैंने मशीन खरीदी और कुछ दिन के बाद पेमेंट कर दी, ये मशीन खरीदने की एंट्री और ये पैसे देने की एंट्री, बिल्कुल इजी है। अब बस पैसे की बजाय मैंने शेयर्स दिए हैं, शेयर्स को कंपनी में शेयर कैपिटल लिखते हैं, तो आपको मुश्किल चीज है क्या? मशीन खरीदने की एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम, सेलर का नाम, टू राम लिमिटेड। इसकी कंबाइंड एंट्री बनाओ तो क्या बनेगी?
मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब मेरी बैलेंस शीट पे कहां इंपैक्ट जाएगा इसका सर? एसेट साइड में मशीन बढ़ जाएगी Yes, sir. और लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। Yes, sir. कंबाइंड एंट्री कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो सुनिए आंसर। सर शेयर्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो कंपनी का जो मैनेजर है वो पॉकेट में लेके घूम रहा है। ये मशीन वाले से बात करी, मशीन ले ले शेयर्स पकड़, शेयर इशू करना एक प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस होता है क्योंकि पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक का पैसा लगा होता है। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगी, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर से मीटिंग होगी, उनसे डिस्कस किया जाएगा इस तरीके से हम इतने करोड़ रुपए की मशीन खरीद रहे हैं, उसके बदले में शेयर्स इशू कर डायरेक्टली उनको इस प्राइस पे इशू कर रहे हैं, एग्री है कि नहीं, फंड्स की क्या पोजीशन, सारी चीजें मतलब देखने के बाद, सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही शेयर इशू किए जाते हैं। एग्री हो गया सामने वाला तो हम शेयर्स आपसे मशीन खरीद लेंगे आज ही, और जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद फिर उसको शेयर इशू कर देंगे। तो सेम डेट पर नहीं होता काम, इसीलिए कंबाइंड एंट्री पॉसिबल नहीं है, तो ही एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. सर कई बार इस क्वेश्चन के अंदर क्या करता है कि क्वेश्चन में ना वेंडर का नाम नहीं दिया होता। ए लिमिटेड ने परचेज करी है मशीन 12 लाख रुपए की, बदले में शेयर्स इशू कर दिए, नाम नहीं दिया होता। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो वो वेंडर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सर क्रेडिटर वर्ड क्यों नहीं कर रहे? क्रेडिटर वर्ड और डेटर वर्ड, ये दो वर्ड हमें ना सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रेडिटर और डेटर, ये दो वर्ड जो हैं वो सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं उधार, मशीन खरीद के ला रहे हैं, तो क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करते। सप्लायर ऑफ मशीन, सप्लायर ऑफ फर्नीचर, ऐसा वर्ड यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो हम वेंडर वर्ड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, अगर नाम नहीं दिया होता इसमें ये सप्लाई मशीनरी सप्लायर, बस कंपनी में ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसा ना प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में तो चल जाएगा कि सर इससे लीगल तो ठीक है, कंपनी में लेकिन नहीं चलता है ना। क्लियर होगी बात? Yes, sir. तो हमने बेसिक एंट्री देख ली सर कि मशीनरी खरीदना, मशीन एसेट इंक्रीज डेबिट टू वेंडर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, शेयर कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. सबका अच्छे से क्लियर है? तो वेंडर लिखना है ना बस। नाम नहीं दिया तो वेंडर लिखना है। अब सेम क्वेश्चन यहां से सुनिए। सर इज इट पॉसिबल कि मैं उसको 2 लाख रुपए का चेक दे दूं और 10 लाख के शेयर्स दे दूं? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सामने वाले से हम कहते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, सपोज कि 25 लाख की मशीन है, 25 लाख के शेयर्स ले लियो, वो कहते हैं 10 लाख रुपए तो मुझे कैश दे देना, बाकी 15 लाख के शेयर्स। ऐसा कुछ हो सकती है टर्म्स कंडीशन। तो ऐसे ही बताया गया जी हमें कि 12 लाख की मशीन खरीदी है, 2 लाख की पेमेंट हमने चेक से कर दी, प्लस 10 लाख के शेयर्स। बताओ फर्स्ट एंट्री में क्या चेंज होगा? नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं फर्स्ट एंट्री के अंदर। Yes. मशीन खरीदी है, वेंडर को देने, बात खत्म। सेकंड एंट्री में क्या चेंज होगा? टू बैंक, टू बैंक ऐड कर दूं? Yes, sir. यस सर, टू बैंक में कितना लिखूं? 2 लाख, रामनगर में क्या आ गई? 12, 12 या 10? 12। शेयर कैपिटल में 10 लाख, बिल्कुल इजी है, यस बिल्कुल इजी है। Yes, sir. 12 लाख रुपए देने थे, 2 लाख चेक से दिए, 10 लाख रुपए शेयर से दिए, बड़ा आसान सा है। और सुनिए कि सर मेरे मशीन वाले ने, मैंने मशीन खरीदने गया 12 लाख रुपए की, तो मैंने कहा जी पेमेंट आप सारी शेयर्स के फॉर्म में ले लो, हमारे पास पैसे नहीं है। वो कहता नहीं जी कम से कम 2 लाख रुपए तो मैं पेमेंट लूंगा, कैश लूंगा, 10 लाख के शेयर्स में ले लूंगा। हम कहते हैं ठीक है आपको 2 लाख कैश दे देंगे, लेकिन अभी नहीं, हमारे पास 3 महीने बाद। मशीन वाला एग्री हो जाता है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल तय ये हुआ है कि 3 महीने बाद उसको हम 2 लाख रुपए देंगे और बाकी 10 लाख हम शेयर्स की फॉर्म में देंगे। जो 2 लाख रुपए हम देंगे कैश में 3 महीने बाद, उसके लिए उसने साइन करवा लिया हमसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैं क्या चेंज करूं उसमें बताइए? जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम इशू करें तो हम इसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? बिल्स पे। मशीन वाला इसको किस नाम से लिखेगा? Bills रिसीवेबल। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि सर हम चेक नहीं दे रहे, बीपी इशू कर रहे हैं, तो चेक कीजिएगा, बैंक की जगह बीपी देंगे। कौन सी बड़ी बात हो गई? यस, तुम्हारी बात तो पेमेंट एंड टू एंड कर दी तो बैंक, पेमेंट एंड टू एंड नहीं करी, बीपी इशू करा तो तुम बीपी, जितना पैसा बीपी के थ्रू दे रहे हो बीपी के सामने, जितना पैसा शेयर्स के थ्रू दे रहे हो शेयर्स के सामने। इजी है बिल्कुल। Yes, यस सर, बारह लाख रुपए की मशीन खरीदी, बदले में सिर्फ शेयर्स दे रहे हैं, ना चेक है ना बीपी है। और
1 लाख शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपए का एक और 2 रुपए का प्रीमियम, मतलब मेरा इश्यू प्राइस कितना है? And इश्यू प्राइस 12 इश्यू प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, राइट? तो 10 रुपए का शेयर हम 12 में इशू कर रहे हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 12 रुपए इशू प्राइस है। अब देखते हैं कहाँ चेंज करेगा हमारे एंट्री में। पहले एंट्री में क्या चेंज करो? कोई ये जैसा मशीन खरीदने की एंट्री है तो मशीन टू वेंडर या मशीन टू राम लिमिटेड। Yes, sir. सेकंड एंट्री SPR डेबिट कर शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, पक्की बात है। Yes, sir. और जहां शेयर कैपिटल आता है Yes. वही एसपीआर होता है। एसपीआर तो दोस्त रिजर्व और कभी डेबिट में दिखे नहीं हमको, है कि नहीं? प्रॉफिट रिजर्व सब क्रेडिट साइड में दिखते हैं हमेशा। अब ध्यान से देखो सर, वेंडर तो हमें अकाउंट क्लोज करना होता है, बिल्कुल एप्लीकेशन अकाउंट या अलॉटमेंट अकाउंट उसकी तरह ही हो गया। सर की लायबिलिटी है मेरी क्रेडिट हो गई और तुरंत डेबिट करना है, खत्म करना है, जीरो करना है बैलेंस। तो वेंडर जितने से डेबिट फर्स्ट एंट्री में उतने से सॉरी जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से ही डेबिट सेकंड एंट्री में। Yes. 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक, Yes, sir. 1 लाख शेयर है, Into 2. 2 रुपए प्रीमियम 2 lakh. हो गया। Yes. तो सर ऐसा हो सकता है कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वेंडर को, वो पार पे ना करके प्रीमियम पे कर रहा है, अबव फेस वैल्यू कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, जहां बैंक लिख रहे थे या बीपी लिख रहे थे वहां पे एसपीआर लिख देंगे। 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक शेयर कैपिटल में, 1 लाख शेयर 2 रुपए का प्रीमियम एसपीआर, खत्म बात। बताइए क्लियर हुई बात? Yes, sir. डाउट हो इसमें? No, sir. अब सुनिए, अब जो थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत है, जो माइंड लगाना है, वो यहाँ लगाना। क्वेश्चन पूरा सेम है बट कितने शेयर्स है ना वो क्वेश्चन में मिस कर दिया, गायब कर दिया। वो क्या क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे एंट्री नोटिस करो। 12 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, बदले में शेयर इशू करने हैं, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्रीमियम 2 रुपए है, मतलब इशू प्राइस 12 रुपए है, लेकिन शेयर्स कितने ही नहीं पता। कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए कि सर हमने सामने वाले को 12 लाख रुपए देने, Yes, sir. ऐसे समझो कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन। Yes, sir. तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, इशू प्राइस 12 रुपए और हमने परचेज के बदले में 12 लाख रुपए देने हैं। एक लाख शेयर आ गए। थोड़ा समझ लीजिए सर, जो मेरा शेयर है वो है तो फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन मैं उसको 12 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूँ, तो 12 रुपए का, ठीक। अभी समझ लीजिए मैंने किसी को 12 लाख रुपए देने हैं और मेरी जेब में जो नोट रखे हैं वो 12 रुपए का एक नोट है, एक नोट 12 रुपए का, और कितने नोट देने ये निकालना। 12 डिवाइड बाय 12, 1 लाख नोट 12 रुपए के, मैं उसे 1 लाख नोट दूंगा तो मेरे हिसाब से सब सब हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने नोट देने, मल्टीप्लाई इश्यू प्राइस, एक नोट कितने रुपए का, मल्टी इज इक्वल टू कितने रुपए टोटल देने, टोटल 12 लाख रुपए देने हैं जी मेरे को, एक नोट 12 रुपए का है मेरे पास, इसका मतलब मुझे 1 लाख नोट देने हैं। इजी है बिल्कुल। Yes, sir. So number of shares multiply by issue price is equal to purchase consideration. Purchase consideration क्या है? मशीन जितने रुपए की है। Issue price क्या है? Face value plus premium, if any. Premium हो तो बना face value ले, और number of shares तो हमें निकालना है। समझ आ गई बात? Yes, sir. अब मैं number of shares का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, उससे हेल्प करोगे बनाने में? परचेज कंसीडरेशन, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला, परचेज कंसीडरेशन इशू प्राइस, फॉर्मूला बन गया। Yes, sir. सही है। अच्छा अब सॉल्व करके बताना फॉर्मूला। 10 रुपए 10 में इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं। अब बताओ जरा फॉर्मूला, न्यूमरेटर बताओ 12 लाख, Yes, sir. डिनोमिनेटर बताओ 10. 1,20,000. कितने शेयर्स आ गए,
एंट्री में कहाँ चेंज करूँ बताओ फटाफट से। सर एसबीआई नहीं होगा। एसपीआर नहीं आएगा यस सर। और क्या चेंज करो? सर 10 की जगह 12। 1 लाख शेयर्स की जगह 1,20,000 शेयर्स, यस 10 रुपए का एक हो गया 12 लाख, हो गया डेबिट क्रेडिट इक्वल। यस सर। ठीक, मतलब सर शेयर प्रीमियम वाला भी मिल सकता है और पार वाला भी मिल सकता है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे तो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सही, चेंज करूं इसमें। 12 लाख की मशीन खरीदी है, 2 लाख की पेमेंट चेक से करिए, बाकी के शेयर्स इशू का 10 रुपए का। शेयर्स कितने ये नहीं बता, फॉर्मूले में मुझे बताओ वैल्यूज कैसे पुट करूं, कितना लिखूं पीसी की जगह, ये समझ पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। कि सर शेयर्स की फॉर्म में मुझे जितने रुपए देने ऊपर वही लिखूंगा, मतलब हमेशा सर मशीन की वैल्यू नहीं आएगी इसमें। अगर मशीन का कुछ अमाउंट मैंने चेक से या बिल ऑफ एक्सचेंज से पे कर दिया तो जो बैलेंस अमाउंट है वही आएगा न्यूमरेटर में, यस सर। डिनोमिनेटर में इशू प्राइस। वन लाख कहाँ चेंज करूँ उसमें? यहाँ 1 लाख कर दूं, यहाँ 10 लाख हो जाएगा। सर 2 बैंक। ठीक है, यस सर। इजी है बिल्कुल। टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है जी आपका। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, बुक में किस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में, और टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल इजी टॉपिक था। चैप्टर का पहला पेज निकाल लेंगे। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। हम शेयर इशू कर रहे हैं और जो बदले में जो कंसीडरेशन में है वो क्या है, वो कैश के अलावा कुछ और है। अभी तक हम शेयर इशू कर रहे थे, बदले में कैश मिल रहा था। अब शेयर इशू कर रहे हैं, बदले में कैश नहीं मिल रहा, उसकी जगह कुछ और मिल रहा है, मशीन मिल रही है, बिल्डिंग मिल रही है, कुछ और मिल रहा है। सबसे ऊपर लिखा है कि प्रिजम्पशन जो रहेगी फेस वैल्यू की वो हमेशा 10 रुपए, क्वेश्चन अगर नहीं बोली फेस वैल्यू तो 10 रुपीस ही प्रिज्यूम किया जाता है। एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर, आगे देखा नंबर ऑफ शेयर्स का क्या लिखा हुआ है, परचेज कंसीडरेशन माइनस पेमेंट मेड थ्रू चेक और बीपी, बचा हुआ अमाउंट याद है यहाँ पर, यस सर। डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस पे। मतलब इशू प्राइस बोलते हैं उसको, यस सर। फेस वैल्यू प्लस इशू प्राइस कहते हैं उसको। यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन तो छोड़िए, सेकंड क्वेश्चन पर आ गए। सर हमने फर्नीचर खरीदा है 2,20,000 का, एडी लिमिटेड ने खरीदा है गिल्ड लिमिटेड। आप किसके अकाउंटेंट हैं? एडी लिमिटेड के। पेमेंट वाज टू बी मेड बाय 9% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस वर्ड लिखा हुआ है, हमें मेंशन करना है। 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम, इशू प्राइस कितना? 110। क्लियर है ना? यस सर। इशू प्राइस कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। यस सर। रिलेटिव्स पास करके चालू हो जाओ। 1 2 3 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गेट लिमिटेड 2,20,000। सेकेंड एंट्री गेट लिमिटेड डेबिट टू 9% भी लिखना है आपको, डिस्कस करेंगे क्यों लिखा। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, SPR टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सरवेंडर का फुल अमाउंट से डेबिट होगा। अब शेयर्स कितने इशू हुए क्वेश्चन पता नहीं रखा, ये वर्किंग नोट रहेगा, रफ में नहीं रहेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, उसके बेस पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट नहीं, सॉरी मतलब कैलकुलेशन नहीं, जो रफ वर्क है वर्किंग नोट है। नंबर ऑफ शेयर्स, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। एलपीसी में कैलकुलेशन में न्यूमरेटर बताइए। 2,20,000 से टोटल कितने पैसे देने, डिनोमिनेटर बताइए
110. 110 some. 2000 shares. 2,20,000 डिवाइड बाई 110 सॉल्व करके आ गया जी 2000 शेयर्स। अब शेयर कैपिटल कितना लिखूं? 2000 इनटू में 100, ये बन गया 2 लाख। और एसपीआर में 210. 2000 इनटू 10 ये भी 20,000। क्या तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. तो ये हमारा इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। ये टॉपिक पूरा अच्छा खासा बनता है ये एमसीक्यू में। सेम क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ गया जो हमारा टर्म 1 एमसीक्यू होना, उसमें पूछ लेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, ऑप्शन दे रखे होंगे 4, आंसर 2000 होगा। जो भी एंट्री के अंदर एसपीआर में अमाउंट कितना है क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया तो 20,000 रुपया है। 39%. हाँ जी डिस्कस करते हैं उसको। वैसे क्वेश्चन अभी अभी करे थे हमने, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है ये कि हमने सेट खरीदी है 2,20,000 की, बदले में शेयर्स इशू करे हैं। अब शेयर कितने इशू करेंगे ये क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है, ये हमने निकाला वर्किंग नोट से। परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2,20,000 का फर्नीचर है, और इशू प्राइस जो होता है वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम है 10, तो इशू प्राइस आ गया 110, वो हमारा डिनोमिनेटर है। सॉल्व करके आ गया शेयर्स 2000 आ गए। शेयर्स की मल्टीप्लाई करोगे अगर आप फेस वैल्यू से तो शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स की मल्टीप्लाई करोगे आप प्रीमियम के अमाउंट से, पर शेयर प्रीमियम से, टोटल प्रीमियम आ जाएगा। सब कुछ करने के बाद डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, ये चीज सेट करनी है हमें। शेयर कैपिटल वर्ड तो हमें पता ही है लिखना ही होता है। क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड लिखा है तो इक्विटी लिखते हैं, प्रेफरेंस लिखा हो तो प्रेफरेंस लिखते हैं, कुछ ना लिखा हो तो कुछ नहीं लिखते। क्योंकि प्रेफरेंस लिखा है तो इसलिए प्रेफरेंस लिखा है। और 9% के अलावा कोई डाउट है तो पूछो। 9% हमने लिखा है, कोई कैलकुलेशन में नहीं आया है, तो डाउट इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछो। नहीं डाउट तो डिस्कस कर। तो जब पहली बार मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी सीए, जो पहला क्लाइंट आया था उसमें जो ट्रेनिंग ऑफिस में, उनका नाम अमित था। तो बॉस ने बोला कि इसका कंप्यूटर में अकाउंट खोल लो, तो मैंने अमित के नाम से अकाउंट खोल लिया। उसके कुछ टाइम के बाद काफ़ी सारे अकाउंट खुले, राहुल के नाम से, कुणाल के नाम से, फिर एक और अकाउंट खुला अमित के नाम से। अब अमित के नाम से पहले से अकाउंट, दूसरा अमित आ गया, तो क्या करना पड़ेगा सर? ये लेजर एक्सेप्ट, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। दो सेम नाम होंगे तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो दिखाएगा ऑलरेडी देयर इज ऑलरेडी एन अकाउंट बाय दिस नेम। जब देखो कंप्यूटर में भी देखा होगा आपने, कंप्यूटर में किसी फोल्डर के अंदर आप फाइल सेव करते हो तो सेम नाम से फाइल सेव नहीं होगी, वो नाम रखना पड़ेगा उसका। तो क्या करना पड़ेगा? सर नेम लिख सकते हैं, एमएस शर्मा, अमित वर्मा। सर बाई चांस सर नेम भी सेम, कोई और कोडिंग देनी पड़ेगी कि मान लीजिए एरिया अलग होगा, सपोज ये रामनगर है, कृष्णानगर, साथ में कुछ कोडिंग दे दी, मतलब कुछ ना कुछ एटलीस्ट मुझे एक अल्फाबेट चेंज करना है, एटलीस्ट एक अल्फाबेट चेंज करना है, इनको दोनों को सेपरेट करना ताकि मर्ज ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही बात है। सर एक कंपनी है जिसने 2009 में प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे जिस पे डिविडेंड का रेट था 10%, मतलब ओनर्स को बोला हुआ था कि आप लोग हमें पैसा दो, हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा 10%। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस केस में ऐसे ही होता है, प्रेफरेंस के केस में मिलेगा तो 10% ही मिलेगा। उसके साल के बाद, कुछ साल के बाद 2012 में आ गए जी हम, कंपनी को दोबारा पड़ी जरूरत पैसों की, कंपनी ने फिर से शेयर्स इशू करे। उस टाइम मार्केट में रेट 12% चल रहा था, तो 12% पे इशू करे। अब सोचिए मैं इस अकाउंट का नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट रख दूं और इसका भी नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दोनों मिक्स हो जाएंगे। जबकि मुझे इस पे डिविडेंड का रेट अलग देना, इस पे डिविडेंड अलग देना, तो मुझे इसको अलग अलग लिखना चाहिए, अलग अकाउंट खोलना चाहिए। इन दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स कैसे ना करूं, कैसे अलग अकाउंट बनाऊं? तो मैं इसके आगे इसका रेट मेंशन कर देता हूं। मतलब मैंने जब अपने कंप्यूटर में अकाउंट खोला तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस नाम से नहीं खोला, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस नाम से खोला, 10 है तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर 2012 में आए तो नया अकाउंट ओपन करा मैंने,
12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस नाम से। अब इसका नाम ही 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसका नाम भी 12%, तो मिक्स ही नहीं होगा कभी, दोनों सेपरेट ही रहेंगे। पता रहेगा कि ये 9% वाले अलग हैं, ये डिपार्टमेंट वाले अलग, डिविडेंड रेट भी अलग अलग, मिक्स नहीं करना मतलब मेरे को। इसीलिए जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उस पर डिविडेंड रेट हमेशा फिक्स होता है, तो उसके आगे हमेशा हमको रेट मेंशन करना होता है, क्योंकि उसका रेट हमेशा रेट के नाम से ही स्टार्ट होगा उसका काउंट करना, ताकि हमारी कंपनी के अंदर अगर 5-6 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो मिक्स नहीं होंगे। इक्विटी मिक्स होने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इनमें फिक्स रेट ही नहीं है, 60 ओनर्स बन जाएंगे, सबको बराबर पैसा मिलेगा। सर मान लीजिए क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा, इतना लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो हमें ना परसेंटेज का साइन तब भी लगाना। एग्जामिनर को ये बता रहा है कि यहाँ परसेंट आती है डिविडेंड की, आपने नहीं दे रखी तो आगे ब्लैंक छोड़ेगी। समझ में आ गई बात? परसेंटेज का साइन हमेशा लगाना है जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स लिखोगे, बिना परसेंटेज का नहीं लिखो। क्वेश्चन में दे रखा हो तो भी, नहीं दे रखा हो तो। ठीक, सेम रूल नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे डिबेंचर्स, उसमें भी रेट फिक्स होता है, उसमें भी ऐसे ही नाम लिखते हैं। क्लियर हो गया बात? हाँ जी, कोई भी एंट्री आएगी तो प्रेफरेंस से पहले परसेंटेज लगाना। हाँ जी, और मतलब जो लास्ट क्लास में टॉपिक हुआ था उसमें प्रेफरेंस शेयर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एप्लीकेशन प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट, प्रेफरेंस फर्स्ट अकाउंट, सब में रेट लिखा जाएगा। रेट दे रखा है तो अच्छी बात, नहीं रखा तो परसेंटेज लगाना है बस। बढ़े जी आगे। सर मतलब इसमें कोई इसका यूज नहीं है अभी, इस अभी जो हम कर रहे हैं इसमें। हाँ मतलब 9% की कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं है, ये सही कह रहे हो, ज्यादा दिया ही होगा परसेंट। ज्यादा दिया होगा। बढ़े जी आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम। गेट लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम एडू एंड कंपनी फॉर ₹3,50,000। पहले एंट्री कर दो फटाफट, फिर आगे बढ़े। सर पहली एंट्री करूं कैसे, लेकिन ये तो बताया नहीं खरीदा क्या है, मशीन खरीदी है या बिल्डिंग खरीदी है, क्या खरीदा है तो बताया नहीं। एसेट्स खरीदी ऐसा लिखा हुआ, एक से ज्यादा एसेट्स है, उसको नाम लिखेंगे हम सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री पढ़ना है, इसको सुंदरी नहीं पढ़ना। Sundry assets account debit to Edu and Company 3,50,000, ये पहली एंट्री हुई। सेकंड एंट्री रास्ते डेबिट साइड में क्या आएगा? सर पक्की बात है, एडू एंड कंपनी आएगा फुल अमाउंट। पढ़ते हैं जाके। A sum of 75,000 rupees was paid by means of a bank draft। बैंक ड्राफ्ट को अंडरलाइन करके वहां लिख लें चेक। बाकी डिस्कस करते हैं अभी क्या होता है। एंड बैलेंस, जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो देना है हमको इक्विटी शेयर्स इशू करके। इक्विटी वर्ड लिखा हुआ है सर, हम भी लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखा प्रीमियम पे इशू करा है, इसका मतलब सर एसपीआर भी आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यस सर। सर कितने शेयर्स इशू करने हैं तो बताया ही नहीं, वर्किंग नोट बनेगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। न्यूमरेटर कौन बच्चा बता सकता है? 3,50,000। हाँ जी बिल्कुल सही। टोटल इतना देना था लेकिन इसमें से इतना हमने दे दिया, तो ये बच गया 2,75,000। डिनोमिनेटर कौन बच्चा बता सकता है? ये 11 रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम, ये हुआ 11। जो 25,000 आई है रुपीस है कि डॉलर है? शेयर्स हैं, ऑप्शन पे मत जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स।
तो 25,000 शेयर है 10 रुपए का एक, 25,000 शेयर है 1 रुपए का प्रीमियम। बैंक ड्राफ्ट, तो किसी को पेमेंट अगर हम चेक से करते हैं तो सामने वाला डाउट में रहता है कि चेक बाउंस हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया बैंक ड्राफ्ट का कि अगर मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक के मैनेजर से कहूं कि बैंक के बिहाफ पर आप चेक बना दो इस पर्सन के नाम का, तो उसको बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। बैंक इसके लिए कुछ चार्जेस लेता है, जैसे 10 रुपीज पर 1000 इस हिसाब से। तो बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करी है मैंने, इसका मतलब मेरा जो वेंडर था, जो मशीन वाला था, वो कैश नहीं ले रहा, वो चेक नहीं ले रहा, वो कहता बैंक ड्राफ्ट से ही पैसे लूंगा। मतलब बैंक से चेक लेकर के आओ, बैंक का साइन किया हुआ, ताकि वो बाउंस नहीं होगा, क्योंकि बैंक ने साइन करके दिया, मतलब मैंने साइन करके दिया, तो वो बाउंस नहीं होगा, ट्रस्टेबल रहेगा। ऑनलाइन बैंकिंग से पहले जितने भी फीस वगैरह सबमिट होती थी, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की, स्कूल की जो एक्स्ट्रा फीस है, वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होती थी। डीडी बनवाने जाना पड़ता था पहले बैंक में, फिर वो डीडी कॉलेज में जमा करते थे तो फीस जमा होती थी। अपने नेट बैंकिंग है अब, तो वो प्रोसेस कम रह गया। क्वेश्चन क्या था, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू मैंने पेमेंट करी है, मतलब बैंक से चेक बनवा कर पेमेंट करी है। ऐसे केस में देखो होता क्या है कि मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, मैं आईसीआईसीआई बैंक में जाता हूँ तो कहता हूँ जी मेरा वेंडर है, इनको पैसे देने हैं मुझे 75,000, आप इनका चेक बना दो। वो चेक बना देंगे, मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे, तो अल्टीमेटली मेरा बैंक बैलेंस ही तो कम हुआ, तो मैं टू बैंक अकाउंट ही लिखूंगा। मतलब सर क्वेश्चन में बैंक ड्राफ्ट लिखने से या नॉर्मल चेक लिखने से हम अकाउंटेंट के काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास मेरे ओनर ने खुद चेक काट के दिया तो भी बैंक बैलेंस कम होगा, ओनर ने बैंक से पैसे कटवाए और बैंक वालों से चेक लेकर के सामने दिया तो भी बैंक से ही पैसा कम होगा। हम अकाउंटेंट के लिए दोनों बातें सेम है, बैंक ड्राफ्ट लिखा हो चाहे नॉर्मल चेक लिखा हो, इसलिए टू बैंक अकाउंट ही आया है। इसमें आपको अंडरलाइन करवा के मैं सीधा चेक लिखवा दिया, तो आपके लिए वो वही, अकाउंटेंट के लिए वही है, मीनिंग बाकी अलग, मैं समझा दी सारा का सारा। और ये इसके सिनोनिम्स है, बैंक ड्राफ्ट की जगह डिमांड ड्राफ्ट लिखा हो सकता है, बैंकर्स चेक लिखा हो सकता है, डीडी लिखा हो सकता है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है जी, इसको नाम को भी नोट करेंगे, आपको ध्यान रहेगा, इस नाम से भी आ सकता है कभी एग्जाम में। चलिए बढ़े आगे। यस सर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंपनी ने परचेज करा है कि फर्नीचर 10 लाख रुपीस का एडुकेट लिमिटेड से। फर्स्ट एंट्री तो कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एडुकेट लिमिटेड 10 लाख रुपीस। फर्नीचर उधार में खरीदने की एंट्री। तो सेकंड एंट्री की डेबिट साइड तो पता लग गई, जो फर्स्ट एंट्री के क्रेडिट में आता है वही सेकंड एंट्री के डेबिट में आता है। एडुकेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख। पढ़े जी आगे। paid 20% of the amount by accepting a bill of exchange। तो बैंक की जगह लिखूं बिल्स पेएबल, कितना अमाउंट लिखूं
फुल है। एग्जाम्पल फॉर्म लिखी जाती है बिल्स पेबल बीपी, एंड द रिमेनिंग अमाउंट बता दो फटाफट, रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 18 है। 8 लाख। बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, इक्विटी वर्ड लिखा हुआ है, हमें भी लिखना। 100 रुपीस का एक इक्विटी शेयर है और 25% का प्रीमियम है। मुझे फटाफट से बता दो इशू प्राइस 125, 100 रुपीस का 25%, 25 जोड़ दो दोनों को, 125 बन गया। कितना होगा जी? 6400। 6400 शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो मैं कितना लिखूं शेयर कैपिटल के सामने? 6400 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक। कितना लिखूं एसपीआर के सामने? 6400 शेयर्स हैं और 25 रुपए का एसपीआर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक। सेम टॉपिक डिबेंचर चैप्टर के अंदर है। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ हर साल तो मैं डिबेंचर वाला चैप्टर पहले कराता हूँ, वो छोटा है, इजी है, उसके बाद शेयर्स पढ़ाता हूँ। लेकिन इस बार टर्म 1 में सिर्फ शेयर्स है, इसलिए शेयर्स पहले करा रहा हूँ। इसलिए पहला टॉपिक मेरा ये होगा चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये वाला चैप्टर डिबेंचर्स से कॉपी पेस्ट होगा। कैलकुलेशन भी करनी है आपको, फिर चेक करो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं। पढ़ सकते हैं जी आगे? यस सर। क्वेश्चन 5 पर आ जाए। चलिए क्वेश्चन 5 में लिखा है जी, कंपनी टुक ओवर एसेट्स ऑफ 10 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 3 लाख फ्रॉम गुप्ता लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसीडरेशन ऑफ 8 लाख। देखो ये क्या हो गया? जब एक बिग कंपनी एक स्मॉल कंपनी को खरीदती है तो इसकी सारी एसेट इसकी बन जाती है, यस सर। इसकी सारी लायबिलिटीज इसकी बन जाती है और इसके ओनर्स को इसी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। मतलब सर ये मान लीजिए एस लिमिटेड स्मॉल कंपनी और ये बी लिमिटेड बड़ी कंपनी। मान लीजिए मैं इसका ओनर हूं, मतलब मेरे पास कुछ कंपनी के इसके कुछ शेयर्स हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिसके पास इसके शेयर्स हैं, मतलब खुद को एस लिमिटेड का ओनर समझते हैं। अब ये वाली कंपनी इसको खरीद रही है, मतलब हम ओनर से बातचीत चल रही है, बेचने के जो मेजर शेयर होल्डर्स होंगे वो उस मीटिंग के अंदर होंगे, तो ये ऑफर करते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, ले दे दें आपको, तो आपकी कंपनी हम टेक ओवर कर लें। हम सब एग्री हैं अगर कि हमारी कंपनी चल नहीं पा रही है, सपोज ये वाली कंपनी खरीद लेगी तो सही रहेगा, तो हमने अपनी कंपनी इसके हवाले कर दी। अब ये कंपनी सारी इसकी एसेट्स ले लेंगे, सारी इसकी लायबिलिटी ले लेंगी, और हम जो ओनर्स हैं हमें क्या मिलेगा? हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें इस कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। अब से हम इस कंपनी की जगह इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ये कंपनी क्लोज हो जाएगी। ठीक, अब इस टाइम हम इस कंपनी में कंटेंट हैं और ये जो हम बिजनेस खरीद रहे हैं सामने वाले का, इसकी जनरल एंट्री समझ लें। ठीक है, पहले एसेट सारे ले लेंगे सर, हर एक आइटम को अलग अलग डेबिट किया जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, इस तरीके से। क्वेश्चन में सबके नाम अलग अलग नहीं दे रखे अगर तो सन्ड्री एसेट्स, सही? यस सर। ऐसे सारी लायबिलिटी कवर करेंगे, लायबिलिटी में क्रेडिटर है, बैंक लोन है वगैरह, सबका नाम अलग से लिखा जाएगा। सबका नाम अलग से नहीं दे रखा तो सन्ड्री लायबिलिटीज, सर 20 लाख की मान लीजिए एसेट है और 5 लाख की लायबिलिटी। तो ये वेंडर हो गया, सेलर मतलब यस सर। वेंडर हो गया सेलर, एस लिमिटेड, इसने बेचा अपना बिजनेस। सेकंड एंट्री कितना से डेबिट? वेंडर कितने से क्रेडिट, कितने से डेबिट? यस सर। हमने अपने शेयर्स इशू कर दिए,
आगे पूरी बात भी कहानी कि कुछ चेक से दिए तो बैंक भी आ जाएगा, सिर्फ शेयर दिए तो शेयर्स आ गए, प्रीमियम है तो प्रीमियम भी आ गया, इक्विटी है तो इक्विटी भी आ गया, बीपी है तो बीपी आ गया। समझ में आ रही है बात? सेकंड एंट्री बिल्कुल वैसे तरीके से चलते आ रही है। फर्स्ट एंट्री में क्या चेंज है सर, एसेट टू वेंडर की जगह एसेट भी डेबिट हो रही है, लायबिलिटी भी क्रेडिट हो रही है और नेट अकाउंट से डेबिट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक। सर जब कोई मशीन खरीदते हैं, सुनना ध्यान से, तो 10 लाख रुपए की मशीन है और मैं 8 लाख में खरीद लेता हूँ, तो मैं उसको 8 लाख पर ही रिकॉर्ड करूंगा, 2 लाख को अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगा डिस्काउंट। क्योंकि चैप्टर 3 11th क्लास में सीखा हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी एसेट पे जो हमने पेमेंट करा हो वही हमारे लिए कॉस्ट है, उसी पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस वाले केस में सर एस लिमिटेड कंपनी जो है उसकी एसेट 20 के और लायबिलिटी 5 के, तो हमें एक्चुअल में जो पेमेंट करनी चाहिए 15 लाख की करनी चाहिए। इस कंपनी की लेकिन रेपुटेशन बहुत अच्छी है और ये जो इसके ओनर हैं वो 15 लाख की जगह 16 लाख डिमांड कर रहा है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है। तो अब इसकी कंपनी के मैनेजमेंट को सोचना है कि देने कि नहीं देने। अगर एग्री हो जाते हैं कि ठीक है 16 लाख रुपए मांग रहे हैं ये, इनको दे देंगे, कंपनी हम टेक ओवर कर लेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम 15 लाख की जगह इनको 16 लाख रुपीस दे रहे हैं, एसेट अभी भी 20 लाख की है, मशीन बिल्डिंग फंड से कैटेगरी डेबिट करते हैं, लायबिलिटी अभी भी 5 लाख की है, बैंक लोन क्रेडिटर इंडिविजुअली हर नाम से अलग रिकॉर्ड किया जाता है, पर पेमेंट जो करनी है वो 15 की जगह 16 की करनी है। एक्स्ट्रा करना है 1 लाख रुपए। एक्स्ट्रा क्यों पर पे कर रहे हैं? क्योंकि इस कंपनी की रेपुटेशन, इस कंपनी की गुडविल, तो 1 लाख रुपए जो हमने पैसे दिए इसके बदले में हमें क्या मिला? हमें एस लिमिटेड गुडविल हमें मिल गई। गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख, फिर यहाँ आया सर, लेकिन आपने सिखाया था पार्टनरशिप के अंदर गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्ड हो रही है तो उसको हटा देते हैं। रिकॉर्ड कौन सी गुडविल नहीं करते? सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते। जो गुडविल हमने खुद क्रिएट करी हो, अपनी कंपनी की रेपुटेशन खुद बनाई हो, उसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसकी कॉस्ट जीरो है। परचेज गुडविल रिकॉर्ड की जाती है। अगर हमने किसी को पेमेंट करके गुडविल खरीदी है तो डेफिनेटली इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, 100% अलाउड है एज पर AS 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि सर एसेट्स को डेबिट करा, लायबिलिटी को क्रेडिट करा, और अगर एग्रीड अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं हम? डेफिनेटली कंपनी की गुडविल अच्छी है। तो बैलेंसिंग फिगर, अब देखो क्वेश्चन में सारी बातें लिखी है, कहानी लिखी होगी, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है इसलिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ये बात तो लिखी नहीं होगी ऑफ कोर्स। फिर इतनी बात लिखी होगी कि एसेट 20 की है, लायबिलिटी 15 की है और पेमेंट जो कर रहे हैं वो 16 की है। तो मैं खुद समझ जाना है कि डेबिट साइड इक्वल नहीं आ रहा, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो डेफिनेटली वहां गुडविल आना है, पेमेंट ज्यादा हो रही है। समझ में आ रही है बात? यस सर। बैलेंसिंग फिगर होगी इस तरह से डेबिट साइड, ठीक। सेकंड एंट्री में कोई चेंज नहीं है इसकी वजह से, भाई वेंडर में जो लिखा है आपने यहाँ वही अमाउंट यहाँ आएगा, और आगे वही शेयर इशू कर रहे हैं या चेक दे रहे हैं डीपी वगैरह, समझ आ गई बात? फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि एस लिमिटेड वाले की वैल्यू 15 लाख बन रही है और हम कहते हैं भाई हमको 13 लाख रुपए देना है, तो डिपेंड करता है ना कौन किसके पास आया। ऐसे मान लीजिए हमने कोई कंपनी खोल ली और वो बिजनेस चल नहीं पा रहा, अच्छा खासा बिल्कुल बेकार चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं किसी को बेच देते हैं, अपना बिजनेस बंद करेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, फैक्ट्री बंद करना, मशीन बिकती नहीं है, कैपिटल गुड्स की मार्केट नहीं मिलती। तो मैं आपसे कहूँ मेरे पास फर्नीचर सोफा रखा हुआ है तो यूज में नहीं, आप ले लो, सस्ते में दे दूंगा, शायद ले लो आप। मैं कहूँ मेरे पास सोफा बनाने की मशीन है, यूज में नहीं है, ले लो, फ्री, मतलब आधे में भी ले लोगे। समझ में आ रही बात? यस सर। तो कैपिटल गुड्स कहते हैं उनको मशीन वगैरह, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं मिलती। वैसे में एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के पास खुद जाती है कि हमें खरीद दो, हमारी कंपनी हम बेच रहे हैं, आप खरीद। तो इसके सस्ते में बिकती है कंपनी को। 15-20 लाख की एसेट है और 5 लाख की लायबिलिटी, तो हमें 15 लाख रुपए देने थे, लेकिन एग्रीमेंट 13 लाख में, 13 लाख में मान के सामने वाला। तो ऐसे केस में सर गुडविल तो पक्का नहीं है इसकी। यस सर। 2 लाख का हमारी कंपनी को फायदा हो गया, 2 लाख रुपए कम देते हैं। जो फायदे हमने अपने मेन काम से नहीं कमाए, ऐसे प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं सर? जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जो नॉन कोर एक्टिविटी से होता है, ऐसे प्रॉफिट्स को कैपिटल रिजर्व कहते हैं।
पढ़ा था मैं 11th क्लास में चैप्टर 2 में कैपिटल प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट नॉन रिकरिंग नेचर से, ऐसे प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। उसको कंपेयर करना क्या है, सही तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन इतनी सारी कहानी तो लिखी नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, एग्रीड वैल्यू दे रखी है, और हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, मतलब लिमिट कम कर रहे हैं, फायदा हो गया कैपिटल। रटने वाला बताओ सर, रटने वाला ये है कि अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आए तो गुडविल, बैलेंस में क्रेडिट में आए तो कैपिटल। डेबिट इक्वल है तो कुछ भी नहीं लिखना, फिर ना गुडविल ना कैपिटल। डेबिट का इक्वल है तो कुछ भी नहीं लिखना, डेबिट में आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलिए सेकंड एंट्री में कौन सा होता है? सेकंड एंट्री में हाँ, जो वेंडर के सामने क्रेडिट कराया आपने, वही वेंडर के सामने डेबिट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, Jain Limited took over assets of 10 lakh and liabilities of 3 lakh from Gupta Limited and purchase consideration is 8 lakh. बताइए, sundry assets account debit 10 lakh to sundry liabilities 3 lakh to Gupta Limited कितना 8 लाख। मुझे बताओ क्या करूं? गुडविल है। गुडविल। गुडविल है पक्का? Yes, क्रेडिट sir. साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो 10 की एसेट 3 की लायबिलिटी, तो हमें 7 लाख देने चाहिए थे, लेकिन हम ज्यादा दे रहे हैं 8 लाख, तो गुडविल कंपनी की अच्छी है पक्की बात। 1 लाख रुपए गुडविल हो गई। समझ में आ रहा सभी को? जैसे क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो डेबिट साइड में गुडविल लिखा। सेकंड एंट्री पे आ जाऊं। गुप्ता लिमिटेड डेबिट 8 लाख लिखा हुआ है कि जैन लिमिटेड ने इशू कराया प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था जी हमने। यस सर। थ्योरेटिकली डिफरेंस है, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोमिसरी नोट में जो पैसा देता है वही लिख करके देता है कि आई प्रॉमिस टू पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज में पैसा लेने वाला लिखता है कि आई ऑर्डर यू टू पे। तो फॉर्मेट का फर्क है, थ्योरी का फर्क है, एंट्री में कोई फर्क नहीं है। प्रोमिसरी नोट के लिए भी वही एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी वही एंट्री। बीपी नहीं, बिल टेबल, हाँ जी बिल टेबल लिखेंगे। लिखा हुआ 80,000 रुपए का बीपी दे दिया हमने, और बैलेंस के लिए इक्विटी शेयर प्रीमियम पे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो एसपीआर कंफ्यूजन है कोई यहां तक तो पूछ सकते हैं जी, रोक करके। मुझे फॉर्मूले का न्यूमरेटर बताएं जी फटाफट। 720,000। 7,20,000 सर, 8 लाख में से 80,000 रुपए तो दे ही दिए, बच कितने गए? 7,20,000। अब मुझे बताइए डिनोमिनेटर 12। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 20 रुपीस का प्रीमियम है, 10 रुपीस का 20% 2 रुपए होता है, ये 12 रुपए आ गया। 60,000 शेयर 10 रुपए का एक, 60,000 शेयर 2 रुपए का प्रीमियम। खत्म जी क्वेश्चन। यहाँ तक आपको रिवाइज करके लाना है, कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आज लेते हैं।